हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है द पैराडॉक्स ऑफ ब्रिक्स, इट्स न्यू पाथवे। इस हेडिंग का मतलब क्या है पहले मैं आपको समझाता हूँ। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? पैराडॉक्स का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होना। मतलब किसी चीज़ को सही भी बोलना और गलत भी बोलना, दोनों चीज़ें होना, किसी के पक्ष में भी होना और किसी के खिलाफ में भी होना। मतलब दो तरह की स्टेटमेंट होना किसी चीज़ के लिए। तो क्या मतलब हुआ इसका? दी पैराडॉक ऑफ ब्रिक्स, मतलब ब्रिक्स के साथ भी हैं कुछ लोग और ब्रिक्स के जो है खिलाफ भी हैं कुछ चीज़ें। और क्या है? इट्स न्यू पाथवे, और इसका नया रास्ता क्या है? ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स आपको पता होगा, इसमें ब्राज़ील है, उसके बाद रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। तो इसका नया पाथवे क्या है, नया रास्ता क्या है? तो पूरी हेडिंग का मतलब क्या हुआ? दी पैराडॉक्स ऑफ ब्रिक्स, मतलब जो ब्रिक्स के लिए जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, कुछ ब्रिक्स के सपोर्ट में हैं और कुछ जो हैं ब्रिक्स के खिलाफ हैं। तो इस तरह का जो है मतलब माहौल जो है वो ब्रिक्स के लिए बना हुआ है, और इसका नया रास्ता क्या है, पाथवे क्या है, ये था हेडिंग का मतलब। अब इस आर्टिकल के अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। तो एक नोटबुक लेके बैठना, उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स को आप लोग साथ साथ में नोट करते जाना। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनको आप लोग खुद से जो है एक बार गूगल में सर्च करके इनकी फॉर्मेशन कब हुई है, कौन कौन से इनके मेंबर हैं, उनको आप लोग जो है वो साथ साथ में लर्न कर लो। क्योंकि द हिंदू अगर आपको डेली पढ़ना है तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो पूरी डिटेल में हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। डेली जो मेरा आर्टिकल है वो शाम को 7 से 8 बजे के बीच में आता है। तो पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसे सेशंस कहीं पे भी नहीं मिलेंगे जहाँ पे एक एक लाइन को हिंदी में एक्सप्लेन किया हो। तो आपके लिए मैं ये स्पेशल सेशंस लेके आता हूँ। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाता है। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे आपको डेली वीडियो लिंक और PDF जो है इसका प्रोवाइड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? मिस्टीरियस आर दी वेज, क्या लिखा हुआ है? मिस्टीरियस आर दी वेज इन विच मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स प्रॉस्पर एंड वाइदर अवे। अब ये प्रॉस्पर का मीनिंग क्या होता है? प्रॉस्पर का मीनिंग होता है डेवलप होना, और वाइदर का मीनिंग क्या होता है? WITHER। इसका मतलब है किसी चीज़ का धुंधला होना, फेड होना। ठीक है, तो क्या हो रहा है? ये मतलब मिस्टीरियस वेज हैं, जैसे जो मल्टीलैटरल ग्रुप्स हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ मेंबर होती हैं, वो क्या हो रहा है कि जिस तरह से वो डेवलप हो रही है ना, तो ये एक किस्म का मिस्टीरियस है, मतलब मिस्टीरियस तरीका है। मिस्टीरियस मतलब क्या हुआ? जो एक पहेली की तरह है, मतलब एक क्या बोल सकते हैं उसको कि मतलब जिसके बारे में जो है ना एक मिस्ट्री क्रिएट की गई है, कि मिस्ट्री का मतलब पहेली ही हुआ। ठीक है, तो मतलब मिस्टीरियस आर दी वेज, मतलब तरीके हैं जिस तरह से ये जो मल्टीलैटरल ग्रुपिक्स हैं जिसमें मल्टीपल मेंबर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के, जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जैसे एशियान हो गई, ब्रिक्स हो गई, सार्क हो गई। तो जिस तरह से ये डेवलप कर रहे हैं और जिस तरह से ये क्या हो रहे हैं, वाइडर हो रहे हैं, मतलब फेड हो रहे हैं, धीरे धीरे धुंधले हो रहे हैं। The non-aligned movement NAM and G77 had their heyday in the Cold War era। अब ये HEYDAY, heyday का मीनिंग क्या होता है? पॉपुलैरिटी, मतलब आप कितने फेमस हो। तो ये जो नॉन अलाइन मूवमेंट थी जो कोल्ड वार के टाइम पे शुरू हुई थी, और जो G77 कंट्रीज़ का जो ग्रुप था ना, हैड देयर ही बाय, मतलब उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो कब थी? कोल्ड वार के टाइम में। G77 भी जो बना था वो कोल्ड वार के टाइम में बना था, जिस टाइम पे रशिया जो हमारा उस टाइम पे USSR था और हमारा जो अमेरिका था, इनके बीच कंट्रीज, दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्या चल रहा था? कोल्ड वार चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। तो उस टाइम पे जो हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने नॉन अलाइंड जो मूवमेंट है वो स्टार्ट की थी। तो कुछ कंट्रीज़ जो हैं, जो मतलब इंडिया जैसी जो कुछ कंट्रीज़ थी, इन्होंने ना तो ये अमेरिका का साथ दिया था इन्होंने, और ना ही ये जो है वो रशिया की तरफ झुकी थी। ये नॉन अलाइन रही थी, मतलब किसी के साथ भी ये नहीं जुड़ी थी। और G77 की फॉर्मेशन हुई थी, और उनकी जो है ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, इनको बहुत ज़्यादा ये फेमस थे। कब? कोल्ड वार एरा के टाइम पे। उसके बाद क्या है?
लेटर दे लॉस्ट देयर रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब होता है कीमत, मतलब कुछ समय बाद इन्होंने अपनी जो वैल्यू थी उसको खो दिया, अपनी कीमत को खो दिया। बट दे स्टिल एग्जिस्ट, लेकिन अभी भी जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। दी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। अब ये साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन, इनके जो जिसको बोलते हैं सार्क, इसके मेंबर क्या हैं? इंडिया है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, उसके बाद और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया। तो लगभग 7-8 कंट्रीज़ इसकी मेंबर्स हैं। समिट्स एंडेड इन 2014। तो इसके जो सम्मेलन होते थे, जो समिट होते थे, वो 2014 में जो है वो ख़त्म हो गए थे। बट द सेक्रेटरीट सम हाउ कीप इटसेल्फ बिजी। लेकिन जो सेक्रेटरीट है, मतलब जो वहाँ के जो सेक्रेटरीट, मतलब पता है ना आपको, गवर्नमेंट के जो काम होते हैं उसको बोलते हैं सेक्रेटरीट। तो वो क्या है? कीप्स इटसेल्फ बिजी, मतलब उन्होंने किसी तरह अपने आप को जो है वो बिजी रखा। Despite serious policy divergences on China and Myanmar, the Association of Southeast Asian Nation ASEAN continues to function। मतलब जो डिस्पाइट सीरियस पॉलिसी डाइवर्जेंसीज का मतलब क्या है? अलग अलग होना। किसके ऊपर? चाइना के ऊपर और म्यांमार के ऊपर। तो फिर भी जो ये एशियान है ना, इसने फंक्शन अपने जो थे उनको कंटिन्यू रखा। हालांकि जो म्यांमार की जो पॉलिसीज़ थी या फिर जो चाइना की पॉलिसीज़ थी वो अलग अलग थी। एशियान के मेंबर कौन कौन से हैं? ये जो है इसके मेंबर्स जो है ना, ये हैं मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, कंबोडिया हो गया, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इसके बहुत सारे मेंबर हैं। इसका अगर आप इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इनके आपको ट्रिक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बता दूंगा इनको कैसे याद रखना है। लेकिन मैं आपको कुछ कंट्रीज़ के नाम बता देता हूँ जो एशियान के मेंबर थे, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, इसमें बुर्नी है, बुर्मा है, ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज़ जो हैं वो एशियन की मेंबर थी। हालाँकि जो मतलब पॉलिसीज़ थी म्यांमार की या फिर जो चाइना की, तो इनके जो हैं वो अलग अलग थी, डाइवर्जेंसीज थी, अलग अलग रास्ते थे। लेकिन फिर भी जो ये एसोसिएशन थी ना एशियान, इसने अपना जो फंक्शन था उसको कंटिन्यू रखा। कंज्यूमिंग रियम्स ऑफ पेपर टू इशू लॉ कम्यून्स। अब ये कम्यून क्यूज़ का मीनिंग क्या होता है? कम्यून क्यूज़ का मतलब होता है एन ऑफिशियल पीस ऑफ न्यूज़, मतलब कोई ऑफिशियल पीस ऑफ न्यूज़ को या फिर किसी चीज़ को अनाउंस करना। तो मतलब क्या हुआ? कंज्यूमिंग रियम्स ऑफ पेपर। रियम्स का मतलब क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी होना किसी चीज़ की। तो बहुत सारे जो है इसमें पेपर इस्तेमाल होते थे अपनी स्टेटमेंट्स को जारी करने के लिए, उनकी जो स्टेटमेंट होती थी, ठीक है। उसके बाद क्या है? द केस ऑफ ब्रिक्स इज़ ट्रूली रिमार्केबल। लेकिन जो ब्रिक्स का केस है ना, जिसमें हमारी ब्राज़ील है, इंडिया है, रशिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, तो इनका जो केस है ये एक रिमार्केबल है, मतलब ये गजब का है। डिस्पाइट सेवरल अचीवमेंट्स इट बिगन टू लूज इट्स स्पार्कल। स्पार्कल क्या होता है? मतलब चमक। तो मतलब इसकी कुछ अचीवमेंट थी, कुछ इसने मतलब अचीव किया था, हासिल किया था, लेकिन फिर भी इसका जो स्पार्कल है ना वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे जो है ना वो लूज़ होना, मतलब कम होना शुरू हो गया है। COVID-19, the Galwan clash and the Ukraine conflict resulted in increased global economic stress। तो जो जैसे कोविड-19 आया, उसके बाद जो गलवान में क्लैश हुआ इंडिया और चाइना का, और फिर जो यूक्रेन का वार हुआ, इससे क्या हुआ? जो इकोनॉमिक स्ट्रेस था ना, ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रेस, ये क्या हुआ? बढ़ गया। डैमेज्ड इंडिया चाइना टाइज, और इंडिया और चाइना के जो रिलेशन थे वो भी जो है वो डैमेज हो गए। एंड टर्न्ड रशिया इनटू डिमिनिशिंग पावर। डिमिनिशिंग मतलब क्या होता है? कम होना। और इससे क्या हुआ? जो रशिया की पावर थी वो धीरे धीरे क्या हुआ? कम हो गई। द ग्रुप में हैव लॉस्ट इट्स मोजो। मोजो का मतलब क्या होता है? मैजिक, मतलब जो उसका मैजिक था ना ग्रुप का, वो क्या हो गया? धीरे धीरे जो है ना कम हो गया, उसकी जो चमक थी वो कम हो गई। बट न्यूमरस नेशंस वांट टू बी एडमिटेड। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इसका मेंबर बनना चाहती है, इसमें एडमिट होना चाहती हैं, शामिल होना चाहती हैं। दस शोइंग द पैराडॉक्स ऑफ ब्रिक्स। तो ये हमें क्या दिखाता है? जो पैराडॉक्स है, मतलब वो कंट्रीज़ क्या दिखा रही हैं? पैराडॉक्स दिखा रही हैं ब्रिक्स का। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ चीज़ें जो है वो ब्रिक्स के खिलाफ हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो ब्रिक्स के साथ अच्छी भी हो रही हैं, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो रही हैं। कुछ कंट्रीज़ इसको ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं कंट्रीज़ के बीच में, जैसे चाइना इंडिया हो गया, रशिया हो गया, जो ब्रिक्स के ऑलरेडी मेंबर हैं। तो ये क्या है? ये कंट्रीज़ हमें क्या दिखा रही हैं? पैराडॉक्स दिखा रही हैं ब्रिक्स का। उसके बाद क्या है? दी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको पता है, मतलब जो हमने जो लिया है या फिर जो डेबिट किया है, जो क्रेडिट किया है, उसको हमें जो मतलब लास्ट में हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं ना उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। जिम ओयल नील्स कंसेप्शन ऑफ ब्रिक। तो इनका कंसेप्शन क्या है, इनकी समझ क्या है ब्रिक्स को लेके? एक ग्रुपिंग ऑफ 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना मे नॉट हैव गोन फॉर, बट इट वाज अ पॉपुलर
एक्रोनाइम ओवर 2 डिकेड्स एगो। तो मतलब इन्होंने क्या बोला है ब्रिक्स के बारे में कि जो फोर्ज मतलब उभरती हुई इकोनॉमीज़ हैं जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना मे नॉट हैव गॉन फॉर, मतलब ये बहुत आगे तक नहीं गई हैं। अगर हम ब्रिक्स को लेके बात करें तो इन्होंने कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा आगे नहीं गई हैं एक साथ, बट इट वाज अ पॉपुलर एक्रोनाइम। लेकिन ये जो ब्रिक है ना, ये एक पॉपुलर एक्रोनाइम है। एक्रोनाइम मतलब जो एब्रीवेशन है ना ब्रिक, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, तो एब्रीवेशन क्या होती है, जो फुल फॉर्म होती है। तो एक ये पॉपुलर एक्रोनाइम है। लगभग अगर हम लोग अगर 2 डेकेड्स होगा, अगर हम लोग 2 साल पहले की बात करें तो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो पावरफुल माना जाता था। However, two of its components joined hand with South Africa to form IBSA। लेकिन इसके जो 2 कंपोनेंट थे उन्होंने हाथ मिलाया साउथ अफ्रीका के साथ और फॉर्म किया IBSA, जिसमें इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। कब? 2003 में। किसकी फॉर्मेशन हुई थी? 2003 में IBS के जो इंडिया था और जो ब्राज़ील था उसने साउथ अफ्रीका अफ्रीका के साथ जो है वो हाथ मिलाया और इसकी फॉर्मेशन की। चाइना वॉज कीन टू ज्वाइन इट इन दिस सेंचुरीज फर्स्ट डिकेड एंड मैनेज टू एनलिस्ट साउथ अफ्रीका सपोर्ट। तो चाइना जो है ना इसको ज्वाइन करना चाहती थी, किसको? IBS को। फर्स्ट डेकेड में मतलब जो 2000 से लेके 2010 का टाइम था उसमें चाइना भी इसको ज्वाइन करना चाहती थी। और चाइना ने क्या किया? एंड मैनेज टू एनलिस्ट। एनलिस्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्राप्त करना, किसी चीज़ को रिसीव करना, अचीव करना। तो साउथ अफ्रीका की सपोर्ट भी जो है उसको मिली, बट ब्राज़ील एंड इंडिया वुड नॉट गो अलोंग। लेकिन ब्राज़ील और इंडिया जो है वो एक साथ जाने से उन्होंने मना कर दिया। मेंटेनिंग दैट द फॉर्म वाज ओपन टू डेमोक्रेसीज ओनली। उन्होंने ये बोला कि जो फॉरम है ना, मतलब ये जो हमने ग्रुप बनाया है ये सिर्फ डेमोक्रेसीज के लिए ओपन है, मतलब ओपन किया था। रीबफल्ड का मतलब क्या होता है? हटना, पीछे हटना। चाइना प्लेड ए ट्रम्प कार्ड। चाइना ने एक ट्रम्प कार्ड मतलब एक मेन रोल प्ले किया एंड डिसाइडेड टू ब्रिंग साउथ अफ्रीका इनटू ब्रिक। और चाइना ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो साउथ अफ्रीका को ब्रिक का मेंबर बना देंगे, दस टर्निंग इट इनटू ब्रिक्स। और उसके बाद जो ब्रिक थी वो क्या बन गई? ब्रिक्स बन गई, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका भी इसका मेंबर हो गया। सून द न्यू क्लब ओवर शैडोड द ओल्ड वन। और ये जो न्यू क्लब बना ना इसने ओवर शैडो कर दिया, मतलब इसने कम कर दिया जो पुराना क्लब था उसकी वैल्यू को। उसके बाद क्या है? IBSA हैज़ बीन अनेबल टू होल्ड इट्स समिट्स सिंस 2011। जो ये IBSA बना था इसके जो समिट थे, जो सम्मेलन होते थे वो 2011 से जो हैं वो बंद पड़े हैं, नहीं हुए हैं। बट ब्रिक्स हैज़ हेल्ड 14 समिट इन दी पास्ट 13 ईयर। लेकिन ये जो ब्रिक्स है ना इसने लगभग 13 समिट किए हैं पिछले 13 सालों में, लगभग 14 समिट जो हैं वो सम्मेलन किए हैं। ब्रिक्स फोकस्ड इट्स अटेंशन ऑन बोथ जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। ये जो ब्रिक है ना ये जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों पे ध्यान देता है। बाय आर्टिकुलेटिंग का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना, एक कॉमन व्यू ऑन ग्लोबल एंड रीजनल इश्यूज। इट प्रोजेक्टेड ए नॉन वेस्टर्न व्यू। तो मतलब ये क्या करती है? मतलब आर्टिकुलेट करती है, व्यक्त करती है। कॉमन व्यू होता है, मतलब जो ब्रिक्स की पूरी कंट्रीज है इनका एक कॉमन व्यू होता है। कोई भी अगर रीजनल इशू होगा मतलब पूरे रीजन को लेके, या फिर जो क्या होगा, जो भी क्या होगा, जो ग्लोबल इशू होंगे, पूरे वर्ल्ड के इशू होंगे, उनका इस पर क्या होता है? कॉमन व्यू होता है। इट प्रोजेक्टेड ए नॉन वेस्टर्न व्यू। और ये क्या रखता है? प्रोजेक्टेड का मतलब होता है दिखाना, तो एक ये नॉन वेस्टर्न व्यू रखता है। मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना उनका जो व्यू होता है उसके खिलाफ जो है इसका व्यू जो है वो, मतलब व्यू मतलब जो नज़रिया जो है वो होता है। दिस स्ट्रेंथन दी वर्ल्ड्स मार्च टूवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी। तो ये किस चीज़ को स्ट्रेंथ करता है? मल्टीपोलैरिटी को। मल्टीपोलैरिटी का मतलब क्या होता है? हर कंट्री के पास जो है ना एक प्रॉपर पावर हो, ठीक है, सभी कंट्रीज़ के पास जो है वो प्रॉपर पावर हो, हर कंट्री जो है वो पावरफुल हो, ना कि सिर्फ 2 या फिर 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ पावर हो। मल्टीपोलैरिटी का मतलब होता है मल्टी डिवीज़न होना, मतलब हर कंट्री के पास अपनी पावर है, तो इस चीज़ को ये स्ट्रेंथ करता है। उसके बाद क्या है? दस हेल्पिंग टू कर्व द डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द बेस्ट। तो इससे कर्व का मतलब क्या होता है? कम करना। तो इस चीज़ से हमें क्या होता है? हेल्प होती है कर्व करने में, कम करने में जो डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस है ना वेस्टर्न कंट्रीज़ का, जैसे अब UK हो गई या फिर USA होगी, तो उनका जो डोमिनेंस है उसको कम करने में ये जो एसोसिएशन बनी हुई है वो हेल्प करती है। ऑन दी इकोनॉमिक फ्रंट इट लॉन्च न्यू इनिशिएटिव्स। तो अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इसने जो है वो नए नए इनिशिएटिव्स लाए हैं। The new development bank, which has committed 32.8 billion in 96 projects, the
CRA प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, तो इसने बहुत सारे प्रोजेक्ट लाए हैं इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक लाया है, उसके बाद CRA लाया है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ग्लोबल लिक्विडिटी प्रेशर। और इसने क्या लाया, एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म लाया है ताकि प्रोटेक्ट कर सके ग्लोबल लिक्विडिटी जो प्रेशर है, ठीक है। एंड एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, एक डिटेल, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है एक डिटेल में प्रोग्राम लाया है ताकि क्या किया जाए, एक्सपैंड किया जाए, बढ़ाया जाए ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन को, जो ये 5 मेंबर स्टेट है ना इनके बीच में। उसके बाद क्या है, तो इकनॉमी को भी बूस्ट करने के लिए ये जो ब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा, ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी एक साथ मिलके काम कर रही हैं। और क्या कर रही हैं, ताकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका जो डोमिनेंट है वो कम हो, उसको रोकने के लिए भी ये कंटिन्यूसली जो है वो काम कर रही हैं। हाउ एवर नेगेटिव टेंडेंसीज सून असर्टेड देमसेल्व्स, लेकिन जो नेगेटिव टेंडेंसीज़ है ना, टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, जो मतलब नेगेटिव जो धारणा है या फिर मतलब नेगेटिव जो विचार ही बोल सकते हो आप, ये क्या हो रही है, सून असर्टेड देमसेल्व्स, मतलब धीरे धीरे ये जो है वो आना शुरू हो गई हैं इन कंट्रीज़ के बीच में, ये जो 5 कंट्रीज़ हैं। इफ़ द IBSA ट्रायो विद इन द ब्रिक्स एक्सपेक्टेड दैट चाइना एंड रशिया वुड फुली बैक देयर बिड टू सिक्योर मेंबरशिप ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल, दे वर डिसअपॉइंटेड। अगर ये जो IBSA है जिसमें इंडिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, अगर ये मतलब क्या करेगी, ट्रायो विद इन दी ब्रिक्स, मतलब ये जो ट्रायो है ब्रिक्स के अंदर में, एक्सपेक्टेड दैट, अगर ये एक्सपेक्ट करेगी कि जो चाइना है और रशिया है वो फुली बैक देयर बिड, मतलब उनकी जो बोली है कि वो मेंबरशिप लेना चाहती हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल की, ठीक है। तो ये जो क्या करेगी, अगर ये एक्सपेक्ट करती हैं कि चाइना और रशिया जो हैं इसे सपोर्ट करेंगी, तो ये जो है वो डिसअपॉइंटेड रहेंगी, क्योंकि चाइना और रशिया जो है ना इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हैं कि ये जो कंट्रीज़ हैं वो मेंबर बन जाएं UN सिक्योरिटी काउंसिल की। ए फार्मूलेशन फ्रोज़न इन टाइम, तो ये जो फार्मूलेशन बनी हुई है ना ब्रिक्स कंट्रीज़ की, क्या हो रही है, ये फ्रोज़न इन टाइम हो रही है, मतलब इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, ये एकदम जो है वो जम चुकी है। अभी इसके जो है वो धीरे धीरे समिट भी जो है वो कम हो गए हैं, सम्मेलन जो है। पैट्रोनाइजिंगली सपोर्टिंग द एस्पिरेशन ऑफ ब्राज़ील, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका टू प्ले ए ग्रेटर रोल इन दी UN। पैट्रोनाइजिंग का मतलब क्या होता है, इसका अगर आपको मीनिंग लिखना है तो आप लोग जो है वो लिख सकते हो, इन ए वे दैट शोज़ दैट यू थिंक यू आर बेटर दैन अदर, मतलब किसी चीज़ को ऐसे सपोर्ट करना कि आप जो है ना, मतलब ये दिखाना कि हम जो हैं वो आपसे ज़्यादा बेटर हैं। तो ये जो मतलब ये जो कंट्रीज़ है ना, चाइना होगी, रशिया होगी, ये क्या कर रही है, पैट्रोनाइजिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, मतलब खुद को सुपीरियर बता रही है। किसके लिए, जो एस्पिरेशन है, मतलब जो चाहते हैं, जो चाहती हैं ब्राज़ील, इंडिया क्या करे, एक अच्छा रोल प्ले करे UN में। फिगर्स इन एवरी ब्रिक्स कम्युनिक्यू, और ये हमें पता चल रहा है जितनी भी जो ब्रिक्स के जो कम्युनिक्यू हो रहे हैं, जो स्टेटमेंट आ रही हैं, शोइंग द ग्रुपिंग अटर डिप्लोमेटिक बैकक्रम्सी, और ये हमें क्या शो करा रहा है कि ये जो ग्रुप है ना इसमें क्या हो रहा है, अटर का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम, मतलब कंप्लीट क्या हो रहा है, डिप्लोमेटिक बैंक्रप्सी हो रही है, मतलब डिप्लोमेटिक जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो राजनीति हो रही है और इसमें जो है वो बैंक्रप्सी हो रही है। डिप्लोमेटिक बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है, मतलब डिप्लोमेटिक जो है वो चालें चली जा रही हैं, साजिशें की जा रही है, तो धीरे धीरे ये जो ग्रुप है ना वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। उसके बाद क्या है, दिस सेंचुरीज सेकेंड डेकेड वॉज ऑल्सो द एरा ऑफ चाइनाज ड्रामेटिक इकोनॉमिक राइज एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मिलिट्री असर्टिवनेस। तो जो सेंचुरी का सेकेंड एरा है ना वो भी क्या है, चाइना का ड्रामेटिक इकोनॉमिक राइज हो रहा है, चाइना जो है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मिलिट्री असर्टिवनेस, और मिलिट्री जो है ना वो और ज़्यादा अग्रेसिव हो रही है। असर्टिवनेस मतलब क्या होता है, अग्रेसिव होना, क्या, कौन सी, चाइना की मिलिट्री। दिस डिस्टर्ब्स द ग्रुप्स इनर बैलेंस, इससे क्या हो रहा है, ये जो ग्रुप है ना ब्रिक्स का, वो क्या हो रहा है, इसका जो इनर बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। द पोस्ट यूक्रेन कंसोलिडेशन ऑफ रशिया चाइना कॉपरेशन, इकोनॉमिक मैलेस इन साउथ अफ्रीका दैट एक्सेलरेट डिपेंडेंस ऑन चाइना एंड ब्राज़ील्स लॉन्ग फ्लिंग विद राइटिस्ट पॉलिसी फॉलोड बाय द रिटर्न ऑफ टायर्ड लूला डा सिल्वा एज दी प्रेजिडेंट हैव जनरेटेड न्यू टेंशन। अभी मैं आपको समझाता हूँ। जो पोस्ट कोविड, जो पोस्ट यूक्रेन कंसोलिडेशन हुआ है, मतलब जो रशिया और यूक्रेन का वार हुआ है, उसके बाद जो रशिया और चाइना जो है वो एक साथ आ गए हैं, सबको पता है।
और क्या हुआ है, जो इकोनॉमिक मैलेज हुआ है साउथ अफ्रीका में। मैलेज का मतलब क्या होता है ये भी आप लोग लिख सकते हो, मतलब जो टेंशन्स हुई हैं इकोनॉमिक, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। उनकी जो इकोनॉमी है जो वीक हुई है, मंदी हुई है, इससे क्या हो रहा है, उनकी जो डिपेंडेंस है वो चाइना पे धीरे धीरे बढ़ रही है। और ब्राज़ील का जो मतलब क्या हुआ है, जो उसकी राइटिस्ट पॉलिसीज़ है, राइटिस्ट पॉलिसीज़ का मतलब क्या होता है, जो प्रो चेंजिंग ना हो, मतलब जो चेंज को एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। जैसे राइटिस्ट पार्टी किसको बोला जाता है, बीजेपी को, जो मतलब ऑर्थोडॉक्स चीज़ों पे बिलीव करती है उसको बोलते हैं राइटिस्ट। तो क्या हो रहा है, जो मतलब ब्राज़ील की जो राइटिस्ट पॉलिसी है और उनका जो मतलब ये जो सिल्वा है प्रेसिडेंट, इनका वापस आना, ठीक है, गवर्नमेंट में, इससे क्या हो रहा है, नई नई टेंशन्स जो हैं वो जनरेट हो रही हैं ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं इनके बीच में। बीजिंग्स पुश फॉर ए कॉमन करेंसी फॉर इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड, मतलब जो चाइना जो चाहता है कि जो क्या हो, कॉमन करेंसी हो जो इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड होता है, मतलब जो इन कंट्रीज़ के बीच में आपस में जो ट्रेड होता है उसके लिए एक कॉमन करेंसी रखी जाए। इज़ आल्सो सिम्प्टोमेटिक ऑफ द ग्रुप्स इनर ट्रबल्स, ये भी हमें सिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब एक साइन है जो ग्रुप के बीच में जो इनर ट्रबल चल रही है, इनर टेंशन चल रही है। तो ब्रिक्स के बीच में जो क्या हो रहा है, ये जो कंट्रीज़ है ना, काफ़ी ज़्यादा जो बैलेंस करने में, जो हमने हेडिंग का मतलब पढ़ा था ना, बैलेंस शीट, तो बैलेंस में, एक बैलेंस शीट में क्या होता है, दोनों जगहों को बैलेंस किया जाता है। तो बैलेंस करने में इन कंट्रीज़ के बीच में जो है ना, इनर बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उसके बाद क्या है, एन एडमिशन रश। एडमिशन रश मतलब बहुत सारी कंट्री जो है वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहती हैं और एडमिशन के लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो रश हो गया है। उसके बाद क्या है, जेट 19 कंट्रीज नाउ स्टैंड इन लाइन ईगर टू ज्वाइन ब्रिक, लगभग 19 कंट्री ऐसी हैं जो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहती है। दी रीजनल ब्रेकअप इज़ एज फॉलोज, तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना, मैक्सिको, उरुग्वे, अफ्रीका, नाइजीरिया, तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, इनके मैं नाम सारे नहीं लूँगा, जो क्या करना चाहती हैं, ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहती हैं। उसके बाद क्या है, सेवरल एक्सप्लेनेशंस में बी ऑफर्ड, तो बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी जा रही हैं कि क्यों हम लोग जो हैं वो, मतलब क्यों इतनी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इसको ज्वाइन करना चाहती है। फर्स्ट, चाइना इज़ पुशिंग द एक्सपेंशन एज ए स्ट्रेटेजिक डिवाइस टू एक्सटेंड इट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस, तो चाइना क्या करना चाहता है, चाइना जो है वो पुश कर रहा है, ठीक है, एक्सपेंशन को, कि जी इस ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं इनकी एक्सपेंशन हो, इसको बढ़ाया जाए एज ए स्ट्रैटेजिक डिवाइस, मतलब एक स्ट्रैटेजी की तरह उसको यूज़ कर रहा है ताकि वो उसका जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, मतलब पूरे वर्ल्ड पे जो उसका प्रभाव है वो क्या हो, इंक्रीज़ हो। सेकंड, द डिमांड टू जॉइन ब्रिक्स स्टेम्स फ्रॉम फोमो और फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑन द मेंबरशिप ऑफ ए क्लब दैट हैज़ सम विजिबिलिटी, और जो डिमांड है ना ब्रिक्स को ज्वाइन करने की, ये कहाँ से आ रही है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर मतलब क्या होता है, डर होना कि हम लोग जो है वो मिस आउट ना हो जाए, मतलब हम लोग जो है वो मतलब छूट ना जाएं, पीछे ना रह जाएं, किसी चीज़ को मिस ना कर दें। ओन दी मेंबरशिप मतलब ऐसी मेंबरशिप को हम लोग मिस ना कर दें, एक ऐसे क्लब को दैट हैज़ सम विजिबिलिटी, जिसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर सकता है फ्यूचर में। थर्ड, मैनी रियलाइज दैट द डोर्स ऑफ द अदर ग्रुपिंग्स आर क्लोज टू दैम, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ ये रियलाइज़ कर रही हैं कि जो बाकी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं ना, उनके लिए उनके दरवाजे पहले ही बंद हो चुके हैं, इसीलिए वो क्या है, ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहती हैं। Finally, the claimer reflects prevailing anti-Western sentiments and a pervasive desire to create a sizable form of the global South. तो क्या है, जो क्लेमर है मतलब जो ज्वाइन करना चाहते हैं इसको, वो क्या है, फाइनली द क्लेमर वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं प्रिवेलिंग एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट्स। प्रिवेलिंग का मतलब क्या होता है, प्रिवेलिंग का मतलब होता है दिखाना या फिर किसी चीज़ को जो है, प्रिवेल मतलब होता है, प्रिवेल का मतलब होता है हासिल करना, वो क्या है, एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट्स, मतलब जो 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 वेस्टर्न के खिलाफ जो सेंटिमेंट्स हैं उसको दिखाना चाहते हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एंड ए परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है स्प्रेड करना, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्प्रेड करना। एंड ए परवेसिव डिज़ायर मतलब वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो डिज़ायर दिखा रहे हैं टू क्रिएट ए साइजेबल फॉरम। फॉरम का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना जो साइजेबल हो, जिसका साइज़ बड़ा हो, ऑफ द ग्लोबल साउथ, पूरे ग्लोबल साउथ के लिए एक अच्छी फॉरम को बनाया जाए। तो ये भी एक जो है वो रीज़न दिया जा रहा है कि इसीलिए जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो क्लेम कर रही है कि हमें जो है इसको ज्वाइन करना है। द नेक्स्ट ब्रिक्स समिट विल बी होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका ऑन अगस्त 23-24। तो नेक्स्ट जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो साउथ अफ्रीका उसको होस्ट करने वाला है, ये 23-24 अगस्त को होगा। इट कुड टेक डिसीजंस ऑन एक्सपेंशंस एंड इट्स क्राइटेरिया, वही डिसीजन लेगा कि इसका एक्सपेंशन होगा, मतलब वो डिसीजन ले सकता है। इट कुड टेक डिसीजन मतलब वो डिसीजन ले सकता है कि इसका हमें एक्सपेंशन करना चाहिए और कंट्रीज़ को इसमें ज्वाइन करना चाहिए। एंड इट्स क्राइटेरिया, और इसका क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब कैसे जो है वो दूसरी कंट्रीज़ ब्रिक्स को ज्वाइन कर सकती हैं। उसके बाद क्या है, प्री
preparatory meetings of the foreign ministers and the national security advisors are certain to deliberate on this subject। जो मीटिंग्स होती हैं फॉरेन मिनिस्टर्स की या फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की, मतलब ये सर्टन है, निश्चित है, टू डेलिब्रेट ऑन दिस सब्जेक्ट। डेलिब्रेट का मतलब होता है डिस्कशन करना इस मैटर के ऊपर कि बाकी कंट्रीज़ इसको ज्वाइन कर सकती हैं या नहीं। प्रीपरेटरी का मतलब होता है जो पहले की एडवांस मीटिंग्स होती हैं। थ्री ऑप्शंस आर अवेलेबल, तीन ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हैं। ए मेगा एक्सपेंशन दैट रेजेज दी मेंबरशिप फ्रॉम 5 to 21, मतलब एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो सकता है ब्रिक का, जिसके उसकी मेंबरशिप जो है वो 5 से 21 हो जाएगी। 10 सरपासिंग दी G20, जिससे जो G20 ग्रुप बना हुआ है वो भी जो है वो क्रॉस हो जाएगा, उससे भी बड़ी हो जाएगी ये ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या है, लिमिटेड एडमिशन ऑफ 10 न्यू मेंबर्स, मतलब लिमिटेड एडमिशन भी हो सकता है, कम एडमिशन भी हो सकता है, लगभग 10 मेंबर्स जो हैं वो इसको ज्वाइन कर सकती हैं। टू ईच सपोर्टेड बाय एन एग्जिस्टिंग मेंबर, तो उसको जो है मतलब सपोर्ट कर सकते हैं जो हमारे करंटली मेंबर हैं। एंड एडमिशन ऑफ ओनली 5 न्यू मेंबर्स, लगभग 5 मेंबर्स भी जो है, ये भी एक ऑप्शन है कि एक मतलब 5 न्यू मेंबर्स को ज्वाइन करवाया जाए। 1 ईच सपोर्टेड बाय एन एग्जिस्टिंग मेंबर, जिसको मतलब एक को सपोर्ट करेगा एक एग्जिस्टिंग मेंबर। उसके बाद क्या है, विद नन ऑफ द 4 यूजिंग देयर बिटो, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं जो 4 हैं वो अपनी बिटो पावर जो है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आगे क्या है, इंडिया फेवर्स द एक्सपेंशन इफ़ इट इज़ बेस्ड ऑन एग्रीड क्राइटेरिया एंड मूव्स ग्रेजुअली। तो इंडिया जो है ना, ये जो मतलब एक्सपेंशन है बाकी कंट्रीज़ का ज्वाइन करना, इसको फेवर कर सकती है अगर ये बेस्ड होगा एग्रीड क्राइटेरिया पे, मतलब जो क्राइटेरिया सेलेक्ट किया जाएगा उसी हिसाब से अगर कंट्रीज़ एंटर होंगी तो इंडिया इसको फेवर कर सकती है। एंड मूव्स ग्रेजुअली, और अगर ये जो है प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे होना। शुड द थर्ड ऑप्शन विन कंसेंसस, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, यूएई एंड बांग्लादेश आर मोस्ट लाइकली स्टेट्स टू मेक द कट। तो अगर जो हमारा थर्ड क्राइटेरिया था, ठीक है, तो मतलब हमने जो थर्ड ऑप्शन डिस्कस किया, थर्ड ऑप्शन कौन सा डिस्कस किया हमने, 3 ऑप्शन अवेलेबल थे। फर्स्ट ये था कि 21 कंट्रीज़ इसकी मेंबर बन जाएं, मतलब 5 से लेके हम लोग 21 कर दें। सेकंड था हम लोग 10 न्यू मेंबर्स को ऐड कर लें। और थर्ड हमारा ऑप्शन क्या था कि हम लोग जो है ना क्या कर रहे हैं, 5 न्यू मेंबर्स को ज्वाइन कर लें। तो अगर जो हमारा थर्ड क्राइटेरिया है, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, अगर हम लोग उस पे अगर सहमति बन जाती है, कंसेंसस का मतलब होता है सहमति बनना, तो जो अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, यूएई है और जो बांग्लादेश है ना, आर मोस्टली लाइकली स्टेट्स टू मेक दी कट। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब लग रहा है कि ये जो कंट्रीज़ हैं इसको ज्वाइन कर जाएंगी, ठीक है। बिल दी ब्रिक्स लीडर मीट फिजिकली, तो क्या जो ब्रिक्स लीडर हैं उनको फिजिकली मिलना चाहिए। फेयरली अनलाइकली, ठीक है। तो फेयरली का मतलब क्या है, ऐसा बिल्कुल जो है वो नहीं लगता है। बिकॉज ऑफ इट्स लीगल ऑब्लिगेशंस रिलेटिंग टू दी आईसीसी, साउथ अफ्रीका as the host may be compelled to arrest and honored guest the president of Russia, therefore chances are that a digital summit will take place। तो ऐसा मतलब नहीं लग रहा है कि ये जो है वो कंट्रीज़ फिज़िकली एक दूसरे के साथ मिलेंगी, क्योंकि कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस हैं। लीगल मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कुछ ड्यूटीज़ हैं रिलेटिंग टू दी आईसीसी के रिलेटेड कुछ हमारी जो है वो ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। आईसीसी आपको पता है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो साउथ अफ्रीका एज दी होस्ट मे बी कंपेल्ड टू अरेस्ट एंड ऑनर्ड गेस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। तो ऐसा लग रहा है कि जो मतलब साउथ अफ्रीका है वो क्या करेगी, जो गेस्ट आने वाला है वहाँ पे, जो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया आने वाला है, उनको जो है वो ऑनर करेगी। देयरफॉर चांसेस आर दैट ए डिजिटल समिट विल टेक प्लेस। तो ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि फिजिकली ये कंट्रीज़ नहीं मिलेंगी और एक डिजिटल समिट जो है वो सम्मेलन जो है वो ऑनलाइन करवाया जाएगा। When the leaders talk, they should reflect on strengthening BRICS and redressing the internal imbalance। तो जब भी ये जो है लीडर्स एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, इनको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, मतलब इनको बताना चाहिए, किसके ऊपर बात करनी चाहिए कि हमें जो स्ट्रेंथनिंग है, मतलब ब्रिक्स को जो है हमें मजबूत करना है। एंड रीड्रेसिंग दी इंटरनल इम्बैलेंस, रीड्रेस का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन निकालना, किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालना। तो जो इंटरनल इम्बैलेंस बना हुआ है ना इन कंट्रीज़ के बीच में, इसका कोई ना कोई जो है वो निवारण निकालने, सोल्यूशन निकालें। दे शुड आल्सो नो दैट वंस न्यू मेंबर्स आर एडमिटेड दे विल सर्टनली सीक टू चेंज द ग्रुप्स नेम। तो उनको ये चीज़ भी जो है ना, दे शुड आल्सो नो, उनको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि जैसे ही न्यू मेंबर्स जो हैं वो एडमिट होंगे, मतलब इस ब्रिक्स को ज्वाइन करेंगे, दे विल सर्टनली सीक टू चेंज दी ग्रुप्स नेम। तो इससे क्या होगा, उन्हें ग्रुप का जो नाम है उसे चेंज करना पड़ेगा। परहैप्स देन दी ग्रुपिंग्स फ्यूचर विल बी बेटर दैन इट्स पास्ट। तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कंट्रीज़ न्यू कंट्रीज़ इसको ज्वाइन
ज्वाइन करेंगी तो इसका जो फ्यूचर है वो अच्छा होगा इसके पास्ट से, मतलब पीछे जो इसका फ्यूचर था, मतलब जो पास्ट गुजरा है। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। जिसने भी पूरा आर्टिकल लिखा है सबसे पहले वो लाइक करेगा, उसके बाद मुझे कमेंट में बताएगा कि आपको जो वीडियो कैसा लगा, या फिर आप मुझे कमेंट में बताओगे कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजन, उसके आप लोग मुझे जो है वो मेंबर्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में बताओगे, और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी। एशियन कंट्रीज़ के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, कमेंट पक्का करोगे। और जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके आप लोग सब्सक्राइब करना, वहाँ पर आपको डेली वीडियो लिंक और PDF प्रोवाइड हो जाएगा। तो देखते रहिए कंटिन्यूसली इन सेशंस को। प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी जिसमें मैंने पूरे वीडियोज़ जो है द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल जो है वो कवर किया हुआ है। ओके बाय, जय हिंद।